झाड़ू की आवाज सुनकर मिसेस कश्यप ने ऊपर से झांक कर देखा। 8-10 साल का एक लड़का कंपार्टमेंट की सफाई कर रहा था। उन्होंने राहत की सांस ली और रेल प्रशासन को धन्यवाद दिया। रात भर में डिब्बे में इतना कचरा हो गया था कि उन्हें नीचे पाँव देने की इच्छा नहीं हो रही थी। फलू, मूंगफली के छिलके, सिगरेट के अधजले टुकड़े, पान के कागज, मिठाई के खाली डिब्बे, प्लास्टिक की थैलियां अचार से गंधाती हुई और अचार की फाके और भी पता नहीं क्या क्या। कंपार्टमेंट का पूरा फर्श इन अल्लम गल्लम चीजों से अटा पड़ा था। उन्हें हिंदुस्तानी लोगों पर ताव आया। खाने पीने में इतनी छुआछूत बरतेंगे, पर सबसे ज्यादा गंदगी खाने के नाम पर ही फैलाएंगे। पूरा कंपार्टमेंट जब झड़ चुका तो वे फ्रेश होने के लिए धीरे से नीचे उतर आईं। सफर में उन्हें कभी अच्छे से नींद नहीं आती, इसलिए सुबह उठने पर दिमाग भारी सा हो जाता है। अभी तो पूरे दिन का सफर बाकी है, उन्होंने सोचा और एक गहरी सांस ली, जैसे कि दिन भर की बोरियत के लिए अपने को तैयार कर रही हूँ। बाथरूम से लौटी तो देखा कश्यप साहब उनका बिस्तर रोल कर रहे थे। अब सोने का इरादा तो नहीं है ना? उन्होंने पूछ लिया। ना, मिसेस कश्यप ने जवाब दिया और अटैची से कांच और कंघा निकाल लिया। यहाँ इतने लोगों के सामने कंघी करना, मेकअप करना बड़ा अजीब सा लग रहा था, पर यूं बासा बासा चेहरा लेकर बैठना भी तो अच्छा नहीं लगता। कश्यप साहब तो खुद ड्रेसअप हो लिए थे, पता नहीं कब से उठ गए थे। अपने सहयात्री मिस्टर खन्ना से उनकी पटरी अच्छी बैठ गई थी और दोनों बड़े जोशो खरोश से एशियाड और अपव्यय पर वार्तालाप कर रहे थे। चाय की आवाज लगाते हुए बैरा उधर से गुजरा तो उन लोगों ने 3 कप ले लिए। अच्छी है, उन्होंने सिप करते हुए कहा। हाँ, कम से कम स्टेशन पर बिकने वाली चाय से तो अच्छी है। स्टेशन की बेस्वाद चाय के बारे में वे वक्तव्य देने को थी कि मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़का हाथ फैलाकर सामने खड़ा हो गया। खन्ना साहब ने 10 पैसे का सिक्का उसकी ओर उछाल दिया। लड़का सलाम मारकर आगे बढ़ गया। चलती ट्रेन में भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ते। वह बुदबुदाई। वह भिखमंगा नहीं था मैडम, अपनी मजदूरी मांग रहा था। कश्यप साहब ने कहा तो उन्हें याद आया। हाँ, यही लड़का था जो थोड़ी देर पहले झाड़ू लगा रहा था। मैं समझ रही थी कि यह सफाई व्यवस्था रेलवे की ओर से है, उन्होंने झेप मिटाते हुए कहा। सब लूटने के धंधे हैं, सामने वाली वर्ड पे बैठे सज्जन ने कहा। वे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ थे और सबसे ज्यादा कचरा उन्हीं का फैलाया हुआ था। सब लूटने के धंधे हैं साहब, उन्होंने फिर कहा। ये लोग हर आधे घंटे बाद झाड़ू लगाएंगे और पैसा मांगेंगे। बेचारे मेहनत तो करते हैं, नहीं तो इस देश में भिखारियों की कमी थोड़ी ही है, उन्होंने कहा और अपने पेपर्स निकालकर बैठ गई। फुर्सत का एक पूरा दिन मिला है उन्हें, उसका उपयोग करना ही होगा। दिल्ली पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी। अगली सुबह से ही सेमिनार शुरू था। किसी सेमिनार में पेपर पढ़ने का उनका यह पहला अवसर था। जब उनकी डायरेक्टर महोदय ने उन्हें न्यूट्रिशन पर होने वाले सेमिनार का निमंत्रण दिया था, तब वे बड़ी खुश हुई थी। अपने प्रिय विषय बच्चों के लिए पौष्टिक आहार पर उन्होंने बड़े उत्साह से यह पेपर तैयार किया था, पर अब वे नर्वस हो रही थी। हिंदी में लिखने के कारण इंस्टीट्यूट में उन्हें पहले ही काफ़ी हतोत्साहित कर दिया गया था। पेपर को सामने रखे हुए वे केवल अब साहस बटोर रही थी। चलिए भाभी जी, अच्छा है, आप लोग इसी बहाने सरकारी खर्चे पर दिल्ली घूम लेंगे, खन्ना साहब बोले। श्रीमान जी, आप भूल रहे हैं, मिस्टर कश्यप ने टोका। मेरे लिए खर्च का कोई प्रावधान नहीं है। मुझे तो यह टूर बहुत महंगा पड़ रहा है। मेरी छुट्टियां, मेरा किराया और साथ रहूंगा तो थोड़ा बहुत घूमना भी पड़ेगा। किस भाव पड़ेगा, जरा हिसाब तो लगाइए। अब छोड़िए भी, इस एक ही बात को कितनी बार कहेंगे आप? क्या करूं डार्लिंग, दर्द ही ऐसा है, बार बार जबान पर आ ही जाता है। बाबूजी, पालिश। अच्छा हुआ
जो पॉलिश वाला छोकरा आ गया और इस अप्रिय प्रसंग से मुक्ति मिली। जूते कहाँ हैं आपके? पॉलिश करवा लेते हैं, उन्होंने पति से कहा। रहने भी दो, शाम तक फिर से वैसे के वैसे हो जाएंगे। और ध्यान रहे, यह व्यवस्था रेलवे की तरफ से नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे। मिसेस कश्यप ने जवाब नहीं दिया और बर्थ के नीचे से जूते निकालकर लड़के के सामने कर दिए। बहन जी, काली पालिश तो नहीं है, अभी सिर्फ चमका देता हूँ। अगली स्टेशन पर खरीद लूंगा तो फिर किस पालिश कर दूंगा। ये भी लूट का एक तरीका है। सामने वाली बर्थ पे बैठे सज्जन बुदबुदाए। तुम क्या दिन भर गाड़ी में ही चलते रहोगे? और क्या? मिसेस कश्यप देखती रह गई। सिर्फ कमीज और नेकर पहने वह 10-12 साल का लड़का किस तन्मयता से जूतों पर झुका हुआ था। दोनों कपड़ों के मूल रंग पर समय की गर्द चढ़ चुकी थी। कमीज में बटन नहीं थे और वहां से उसकी उभरी पसलियां झांक रही थी। नेकर भी किनारे पर फटी हुई थी। अपनी शॉल कार्डिगन के ऊपर कसकर लपेटे वे उसे देखती रह गई। 4 आने लेकर चला गया तो कश्यप बोले, क्या जरूरत थी? अभी 2 घंटे बाद फिर वैसे ही हो जाएंगे। 2 घंटे बाद फिर करवा लेंगे, उन्होंने कहा और फिर पेपर लेकर बैठ गई। पर वहां अक्षरों के स्थान पर फटी नेकर से झांकती पतली टांगे ही दिखाई देती रही। ब्रेकफास्ट के लिए वे लोग शायद पहले ही ऑर्डर दे चुके थे। इटारसी के बाद ही सर्व होने लगा। 1 केला, 1 कटलेट, 2 टमाटर के टुकड़े और ब्रेड स्लाइसेस। केला और कटलेट तो वे खा गईं, पर सूखी ब्रेड गले में फंसने लगी। कागज की प्लेट में ब्रेड को गुड़ी मुड़ी करके फेंकने लगी तो मिस्टर खन्ना ने रोक दिया। पड़ी रहने दीजिए, कोई मांगने वाला आए तो दे दीजिएगा। यहाँ कौन आएगा? ये जो छोकरे घूमते रहते हैं, ये लोग ले लेंगे। अरे क्यों नहीं लेंगे? इसी पर तो इनकी गुजर होती है। आर लेफ्ट ओवर्स मेक देयर मील्स। क्या कहते हैं? सच ही तो कह रहा हूँ। हम लोग ट्रेन में खाना लेते हैं ना, उसमें से जो कुछ छोड़ देते हैं सब इन्हीं का तो होता है। उसकी एवरेज में ये लोग थालियां साफ करने में मदद कर देते हैं। ओह नो, मिसेस कश्यप सिहर उठी। वैसे साहब, रेलवे कैंटीन में एक अद्भुत बात देखने में आई है। कश्यप बोले, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी चले जाइए, खाने का स्वाद बिल्कुल एक सा होगा। एक सा बेस्वाद? जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। और फिर बात बेस्वाद खाने से होती हुई स्वादिष्ट व्यंजनों तक पहुंच गई। दोनों बढ़ चढ़कर अपने अनुभव बताने लगे। लग रहा था जैसे दोनों ने जिंदगी भर ढाबों की, होटलों की, रेस्टोरों की खाक छानने के सिवाय कुछ नहीं किया है। अपनी बुनाई थामे मिसेस कश्यप उनकी बातों का मजा लेती रही। कई चीजों का वर्णन तो इतना जीवंत था कि उनके मुंह में पानी आने लगा। सुबह का कुनका भर नाश्ता कब से हजम हो चुका था और उन्हें भूख लगाई थी। झांसी आई तो उन्हें सब्र ना हुआ और उन्होंने साग पूड़ी की फरमाइश कर डाली, पर कश्यप साहब ने बताया कि वे खाने का ऑर्डर दे चुके हैं, तो वे मन महसूस कर रह गईं। कुछ देर बाद जब थालियों का कुतुब मीनार थामे बैरे को इधर उधर भागते देखा तो उनकी जान में जान आई। इन बैरों को वे हमेशा बड़े अचरज से देखती रही हैं। अब तो खैर खोचे वाली थालियां चल गईं, पर पहले अनगिनत कटोरियों वाली थालियों के स्तूप को थामे जब लोग दौड़ते थे तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती थीं। खाना अच्छा था। 2 सब्जियां, दाल, चावल, चपाती, पापड़, अचार, सलाद देखकर मन प्रसन्न हो गया। 2-3 निवालों तक तो भूल में किवाड़ पापड़ वाली कहावत चरितार्थ होती रही। फिर उनका मन बैठने लगा। हे भगवान, यह इतना सब खा पाऊंगी मैं? आप ठीक फरमा रहे थे मिस्टर खन्ना, कश्यप साहब बोले। इनके बेस्वाद का कोई जवाब नहीं है। सच, कभी इनसे चलकर यह पूछा जाए कि आप सालों साल ये टेस्ट कैसे मेंटेन कर लेते हैं। पूछने की भी आपने खूब कही। एक किस्सा सुनिए। मिस्टर खन्ना तरंग में आ गए थे।
एक बार मैंने अपने एक अफसर को रेस्ट हाउस में दावत दी। बड़े अच्छे से सब निपट गया और साहब बहादुर चलने लगे तो बोले, ज़रा अपने खानसामा को बुलवाएंगे। मैं बड़ा खुश कि चलो, पैसा और मेहनत दोनों अकारथ नहीं गए। खानसामा भी बाग बाग कि बड़े साहब अब अच्छा सा इनाम देकर ही जाएंगे। तुरंत आया और हाथ बांधकर सामने खड़ा हो गया। जानते हैं साहब ने क्या कहा? क्या? बोले, इतनी बेस्वाद बनानी थी तो मुर्गी को हलाल क्यों किया, लौकी बना लेते। हंसते हंसते मिसेस कश्यप के गले में फंदा पड़ गया, आंखों से आंसू निकल आए। कश्यप साहब ने फुर्ती से पानी का ग्लास आगे कर दिया। पूरा एक ग्लास गटक लेने के बाद जब दोबारा खाना शुरू किया तो पाया कि खाने का स्वाद या बेस्वाद अपनी जगह कायम है। उनका पेट तो नहीं भरा पर मन जरूर भर गया है। सच, कैसे लोग इतने इतने दिनों तक बाहर खा लेते हैं। वे तो एक दिन में ही भर गईं। उन्होंने बहुत कोशिश की पर 2 चपातियों से आगे नहीं बढ़ पाई। चावल वैसा ही रखा रहा। हाथ धोने के लिए उठने को थी कि खन्ना साहब की बात याद आ गई। योर लेफ्ट ओवर इज देयर फूड। अपना जुठारा खाना किसी को देने की कल्पना से ही उन्हें ग्लानि हो आई। नहीं, वे छोड़ेंगी कुछ भी नहीं। पानी के घूंट के साथ ही सही सब निगल लेंगी। फिर ख्याल आया, अगर ना खाएं तो ये इतना सारा चावल किसी के एक दिन की भूख का समाधान हो सकता है। क्या करे, वे कुछ तय नहीं कर पाई। बस पानी का गिलास थामे बैठी रही।